राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को। स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो साथियों, सुबह की सभी साथियों को राम राम। तो साथियों, आज अभी सुबह सुबह आपके लिए एक ताज़ा खबर लेकर आए हैं। देख लीजिए, थंबनेल पर भी आपको दिख रहा है, विधेयक में बताया ये कर्मचारी होंगे पात्र। तो साथियों, जो विधेयक में अभी जो अध्यादेश को विधेयक का रूप दिया गया है, उस विधेयक में ये बताया गया है कि कौन कौन कर्मचारी इस एक्ट के अंदर शामिल होंगे, पात्र होंगे। और अन्य विभागों में एक्ट का पत्र जारी होने में क्यों हुई देरी। तो साथियों, कई दिनों से जो कुछ विभागों ने तो पत्र जारी कर दिए थे और कईयों के पत्र जारी नहीं हो पाए थे, उसमें क्या कारण है, इतनी देरी होने में क्यों हुई उनकी देरी, और सर्विस एक्ट बनाने के पीछे क्या रहा कारण। ये सर्विस एक्ट किस लिए बनाया गया साथियों, इसके बनाने के लिए पीछे क्या मकसद था हरियाणा सरकार का, क्यों ज़रूरी था सर्विस एक्ट बनाना, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो साथियों, वीडियो के साथ बने रहें। और जो साथी नया आया है चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे साथियों, क्योंकि आपके लिए हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जानकारी आपको वीडियो में दी जाती है। तो चाहे वो किसी भी प्रकार की जानकारी हो, बेनिफिट्स हो या कर्मचारियों के लिए कोई और सूचना हो, तो सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो साथियों, चलते हैं मेन मुद्दे पर। देख लीजिए साथियों कि ये कर्मचारी होंगे पात्र। जो थंबनेल की पहली लाइन है उसमें देख लीजिए, ये कर्मचारी होंगे पात्र। विधेयक में बताया गया कि कर्मचारी पात्र होंगे, कौन कौन होंगे। देख लीजिए, पात्र संविदात्मक कर्मचारी, मतलब जो कच्चा कर्मचारी है उससे क्या अभिप्राय है। नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को सरकारी संस्था में सुविधा तदर्थ या आउटसोर्स आधार पर नियोजित कई कर्मचारी है। मतलब जो 15 अगस्त 2024 तक सरकारी संस्था में काम कर रहा कर्मचारी है, वो आउटसोर्स का है, पार्ट 2 कर्मचारी है या कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी है। तो उन सभी कर्मचारी जो 15 अगस्त 2024 तक सरकारी संस्था में लगे हुए हैं, वो सभी कर्मचारी पात्र होंगे। दूसरे नंबर पर है, सरकारी संस्था से अभिप्राय क्या है। कोई विभाग हो, बोर्ड हो, निगम या प्राधिकरण जिसके अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारी इस अधिनियम की प्रारंभ की तिथि को कार्यरत था। प्रारंभ की, तो साथियों आपकी एक उलझन तो यही खत्म हो जाती है। आप लोग कहते हो कि कौशल में हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव पूरा नहीं चढ़ा है। तो साथियों यहाँ देख लीजिए, प्रारंभ की तिथि, जब से आप इस विभाग के अंदर लगे हो, बोर्ड के अंदर लगे हो, निगम के अंदर लगे हो, तो तब से आपकी ज्वाइनिंग एक्ट के अंदर जाएगी। मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट, ना कि कौशल। ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है साथियों आप लोगों के लिए। और दूसरी चीज़, कई साथी कहते हैं कि बोर्ड और निगम और ये जो संस्थाएं होती हैं वो क्या क्या हैं, विभाग अलग होता है, बोर्ड और निगम अलग अलग होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक सरकारी संस्था से अभिप्राय बना दिया। तो तीसरे नंबर पर देख लीजिए, पात्र संविदात्मक कर्मचारी वह होगा, संविदात्मक कर्मचारी वह होगा जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित किया है और जो नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और प्रति मास 50,000 रुपये तक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है। मतलब जो 50,000 से नीचे नीचे का कर्मचारी है और 15 अगस्त 2024 तक वो कार्यरत है कर्मचारी, और जिनको 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो सारे कर्मचारी इस एक्ट के अंदर शामिल होंगे साथियों। 4 नंबर पर है, जिसे संविदात्मक व्यक्तियों का परिनियोजन नीति 2022 डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसेस पॉलिसी 2022 के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा परिनियोजित किया गया है। मतलब डिप्लॉय किया है, पोर्ट किया है, ना कि जो फ्रेशर ज्वाइनिंग है कौशल में। ये चीज़ समझने की है साथियों। जो कर्मचारी पहले से किसी विभाग, बोर्ड, निगम में कार्यरत था और उसको 2022 की पॉलिसी के तहत हरियाणा कौशल में नियोजित किया गया, परिनियोजित, परिनियोजित का मतलब दोबारा से उसको पोर्ट कर दिया गया। तो वो पहले जिस विभाग में था वो कौशल के अंदर चला गया, तो वो कर्मचारी इसमें शामिल होगा साथियों।
तो 5वें नंबर पर है जिसने नियत तिथि 15 अगस्त 2024 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। सेवा की अवधि वह मानी जाएगी जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिश्रमिक दिया गया था और इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया अवकाश की अवधि भी शामिल होगी। और जो कैलेंडर वर्ष में 365 दिन होते हैं और उसमें से 240 दिन पूरा करता है तो उसका वो पूरा 1 साल माना जाएगा साथियों। और ये चीज़ होगी आपको कि कौन कौन कर्मचारी पात्र होंगे। दूसरी चीज़ क्या थी साथियों कि अन्य विभागों में जो कर्मचारियों का डेटा अभी तक कलेक्ट नहीं किया और पत्र जारी नहीं किए गए, उसका पीछे का कारण क्या है और कौन कौन से वो विभाग है जिसमें पत्र जारी नहीं हो पाया और उसके लिए क्या प्रोसेस करना है हरियाणा सरकार ने, वो देख लेते हैं। अन्य विभागों के कर्मचारियों की मांगों कमेटी गठित करने की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा अभी अधूरी है। तो जो 17 अगस्त 2024 को कैबिनेट की बैठक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उस अन्य विभागों में लगे अनुबंधित कर्मचारी जिसमें सभी तरह की रजिस्टर्ड सोसाइटी जैसे समग्र शिक्षा परिषद है, हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, एनएचएम वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है, ध्यान से सुनो साथियों, और आरोही मॉडल स्कूल है, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर है। कई कंप्यूटर प्रोफेशनल के अभी मैसेज भी आ रहे थे कि हमारा क्या होगा, एनएचएम के भी आ रहे थे। तो ये साथी सुन लो, जो आरोही मॉडल स्कूल है, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर्स हैं, एनएचएम वर्क एजुकेशन है और डीआईटीएस और वह अन्य शामिल है। कई अन्य विभागों में कार्यरत फिक्स पे वाले कर्मचारी भी हैं। उनमें कौन कौन आते हैं, जैसे पुलिस में एसपीओ है और पब्लिक हेल्थ में टर्म अपॉइंटी है। पब्लिक हेल्थ के अंदर जो टर्म पॉइंटी कर्मचारी लगे हुए हैं, सबसे मेन मुद्दा साथियों पब्लिक हेल्थ वालों का टर्म पॉइंटी, जो गाँव के अंदर लगे हुए हैं टर्म पॉइंटी, जो सरपंचों के अधीन लगे हुए हैं वो टर्म पॉइंटी कर्मचारी, जो इस 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित अध्यादेश में फिलहाल कवर नहीं हो रहे हैं। ये कर्मचारी जो मैंने अभी बताए हैं ये कवर नहीं हो रहे हैं साथियों। उन्हें इसका लाभ देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाएगा साथियों। जो कमेटी है, एक कमेटी बनाई जाएगी, वो बनानी ज़रूरी थी लेकिन बीच में इलेक्शन आ गया, आचार संहिता लग गई तो वो कमेटी गठित नहीं हो पाई थी साथियों। और अब आ गया है ये एक्ट का जो मतलब विधेयक पास होना है, तो उसके बाद है कि ये एक्ट वो बनाएंगे कमेटी। उस कमेटी में ये सारे के सारे कर्मचारी जो पब्लिक हेल्थ है, पुलिस एसपीओ है, ये एनएचएम से है, आरोही मॉडल है, कंप्यूटर प्रोफेशनल है, इन सभी के लिए कमेटी गठित की जाएगी। उसमें कौन कौन शामिल होगा कमेटी में, वित्त विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव भी शामिल होगा जो एसीएस होता है, और मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव भी शामिल होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है मानव संसाधन, उस विभाग का प्रधान सचिव भी शामिल होगा और चीफ सेक्रेटरी भी शामिल होगा। तो उसमें कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में इन सभी कर्मचारियों को शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है साथियों कि इनको शामिल नहीं किया जाएगा, ये भी शामिल होंगे लेकिन इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी के बाद इसकी रिपोर्ट वित्त विभाग को सौंपी जाएगी, जो कि साथ में उनके जो मुख्य सचिव हैं वो साथ में भी बैठेंगे कमेटी में और उनको सौंपी जाएगी। वो इसको अप्रूवल देकर इन कर्मचारियों को एक्ट में शामिल कर लेंगे साथियों। तो ये था साथियों जो जो इंतजार में है कर्मचारी उन सभी के लिए है। और उसके बाद क्या है भाई, जॉब सिक्योरिटी देने का कारण क्या रहा, देख लीजिए। सरकारी विभागों के कामकाज में स्थिरता, मतलब जो सरकारी विभाग में जो कार्य होता है उसमें स्थिरता बनाए रखने के लिए स्टेबिलिटी। तो भाई कई बार क्या होता है, कच्चा कर्मचारी लग जाता है, उसको 6 महीने 1 साल के बाद हटा दिया जाता था, तो कर्मचारी क्या होता था काम में, मतलब फिर दूसरा कर्मचारी आता था, अनुभव नहीं होता था। लेकिन ये अनुभव वाले कर्मचारी है उसको स्थिरता बनाए रखने के लिए कामकाज में और उनकी लंबे समय से सेवारत कच्चे कर्मचारी का कल्याण करना, तो मतलब उनकी सेवा सुरक्षित करने के पीछे यही कारण था साथियों। और एक मेन पॉइंट है इसके अंदर देख लीजिए, अब एक्सटेंशन लेक्चरर और इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक गेस्ट फैकल्टी को भी जॉब सिक्योरिटी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी भी घोषणा कर दी है कि जो पॉलिटेक्निक में गेस्ट फैकल्टी में लगे हुए हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में लगे हुए हैं और एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, इनको भी एक्ट में शामिल कर लिया जाएगा साथियों। तो ये पूरी की पूरी जानकारी साथियों, जिसके मन में जो संशय था इस पूरी वीडियो में शामिल है। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद साथियों।